हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट और कवर अप कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग हमारे क्लास 11th के बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट में हम लोग हमारे चैप्टर नंबर 7 या फिर यूं कहा जाए कि हमारे 5वें वाले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम कहता है कंपनी और जॉइंट स्टॉक कंपनी। और आज का ये वाला पर्टिकुलर वीडियो हमारे इसी चैप्टर का पार्ट नंबर 4 होने वाला है। तो आइए बिना वक्त गवाए, बिना देरी किए आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं हमारे आज वाले टॉपिक को। अभी आपको बताया कि आज के इस क्लास में हम लोग हमारे कंपनी वाले चैप्टर के पार्ट नंबर 4 को पढ़ेंगे। सो बेसिकली आज के इस क्लास का, आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। तो आज के इस क्लास का, आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपनी। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने कंपनी के फायदे को पढ़ा था। तो जब कंपनी के फायदे हैं तो कंपनी के कुछ ना कुछ डिमेरिट्स भी होंगे, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग इसी टॉपिक को पढ़ेंगे। तो चलिए वन बाय वन कर पढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिरकार कंपनी के कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं और कौन कौन से डिमेरिट्स हैं। लेकिन वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक कंपनी चैप्टर के पार्ट नंबर 1, 2 और 3 को कवर अप नहीं किया है तो उन तीनों वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई कार्ड पे प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा, जहां से जाकर कर आप चैप्टर नंबर 1 से लेकर कर चैप्टर नंबर 7 के हर एक पॉइंट्स को अच्छे तरीके से कवर अप कर सकते हो। अब आइए समझते हैं हम लोग कि आखिरकार कौन कौन से डिसएडवांटेजेस होते हैं कंपनी के। देखिए, पहला वाला डिसएडवांटेज हमारे पास लिखता है कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन। मैंने आपको कंपनी के इंट्रोडक्शन क्लास में भी बताया था, कंपनी के सेकंड वाले यानी कि फीचर्स में भी मैंने आपको बताया था कि एक कंपनी को खोलना हलवा बनाने जितना आसान नहीं है। जैसे सोल ट्रेड में हमने पढ़ा था कि मालिक का जब मन किया दुकान खोला, एक बिजनेस सेटअप कर बैठ गया। तो उसमें बहुत ज्यादा आसान थे प्रोसेसेस उसमें, यानी सोल ट्रेड में बहुत ज्यादा आसान थे, इजी था। वैसे ही पार्टनरशिप में भी हमारे पास जो भी पार्टनरशिप बिजनेस करने के जो भी प्रोसीजर थे वो बहुत ज्यादा इजी थे, यानी आसानी से हम पार्टनरशिप बिजनेस भी खोल सकते हैं। वही कोऑपरेटिव सोसाइटी में हमने पढ़ा था कि उसमें कुछ कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, लेकिन जो फॉर्मेलिटीज होती है वो बहुत ज्यादा आसान होती है, तो हम आसानी से समझ भी सकते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटी को खोल भी सकते हैं। लेकिन कंपनी ऐसा नहीं कहता है। कंपनी कहता है क्या है कि जब अगर हमको खोलना है, यानी अगर हमको कभी भी कंपनी को खोलना है तो उसके लिए बहुत सारे लंबे प्रोसीजर्स होते हैं, बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज होती है और कई बार तो ऐसा देखने को मिलता है कि लोगों को वो प्रोसीजर और फॉर्मेलिटीज भी समझ में नहीं आती है। तो इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हमारे पास यही बनकर कर आता है कि कंपनी खोलना हलवा बनाने जितना आसान नहीं है। इसके प्रोसीजर्स, इसका फॉर्मेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा पेचीदा है, जो कि एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बनकर कर सामने आता है। देखिए लिखता है क्या, द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी रिक्वायर्स ग्रेटर टाइम। एक कंपनी को खोलने में समय बहुत ज्यादा लगता है। सोल ट्रेड में क्या था कि रात में विचार किए, डिसीजन हुआ, सुबह दुकान खोल दिए। पार्टनरशिप भी वही था। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का तो कुछ कहना ही नहीं है। लेकिन कंपनी ऐसा नहीं करता है। कंपनी को खोलने के लिए बहुत ज्यादा समय चाहिए होता है और लगता है। दूसरा कहता है एफर्ट एंड एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट्स। और हमने ऑलरेडी पढ़ा है कंपनीज एक्ट 2013 और उस एक्ट के अंदर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो वो सारे के सारे रूल्स और रेगुलेशंस की जानकारी हमको होना सबसे ज्यादा जरूरी है और उसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही हम अपने कंपनी को स्टार्ट और एस्टैब्लिश कर सकते हैं। किसी भी एक प्रोसेस को हम चाह करके भी स्किप और मिस नहीं कर सकते हैं। तो इसी कारण से ये हमारा सबसे बड़ा और सबसे पहला वाला डिसएडवांटेज बनकर कर सामने आता है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं हमारे दूसरे वाले डिसएडवांटेज को, जो हमारा कहता है न्यूमरस रेगुलेशंस। न्यूमरस रेगुलेशंस का मतलब
सोल ट्रेड में किसी प्रकार का कोई रेगुलेशन, कोई नियम और कानून नहीं। पार्टनरशिप में भी किसी प्रकार का कोई नियम और कोई कानून नहीं। वही ज्वाइंट इन द फैमिली बिजनेस और फैमिली ही बिजनेस हो गया। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हमने पढ़ा तो उसमें भी हमको या आपको ये पता चल गया होगा कि ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस उसमें भी नहीं है। लेकिन कंपनी का दूसरा डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि इसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, और कंपनी जब हम चलाएंगे तो कंपनी के अंदर आने वाले लोगों को हर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना मस्ट है, कंपलसरी है। वो किसी भी रूल्स और रेगुलेशंस को स्किप और ब्रेक नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज हमारे पास बनकर कर आ जाती है। देखिए यहां पर लिखता है क्या, द फंक्शनिंग ऑफ अ कंपनी इज सब्जेक्ट टू मेनी लीगल प्रोविजंस, यानी कि कंपनी में अगर हमको कंपनी को चलाना है या फंक्शन यानी रन करवाना है तो उसके लिए बहुत सारे लीगल प्रोविजंस हैं, और उन सभी के सभी लीगल प्रोविजंस को हमको फॉलो करना होगा, पालन करना होगा। नेक्स्ट कहता है अ कंपनी इज बर्डन विद न्यूमरस रिस्ट्रिक्शंस। मैंने अभी आपको बता दिया कि कंपनी के पास बहुत सारे नियम और कानून है, और एक कंपनी जो होती है वो उन्हीं नियम और कानूनों के अंदर में बाध्य यानी बंधी हुई होती है। वो उस बॉर्डर लाइन को क्रॉस नहीं कर सकती है। जैसे पार्टनरशिप में एक ऑप्शन हमारे पास मिलता है, आप रजिस्टर्ड करवाओ तो भी ठीक, नहीं करवाओ तो भी ठीक, लेकिन कंपनी ऐसा नहीं है। कंपनी रजिस्ट्रेशन होनी ही होनी चाहिए, और उसके अंदर जितने भी रूल्स रेगुलेशंस होंगे, जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस होंगी, यानी जितनी भी जो बॉर्डर्स होंगी, उन सभी बॉर्डर्स के अंदर और उन सभी बॉर्डर्स के दायरे में रह करके ही हमको काम करना होगा। हम उस बॉर्डर लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो ये एक दूसरा डिसएडवांटेज हमारे सामने देखने को मिल जाता है। देखिए लिखता क्या है, इंक्लूडिंग ऑडिट। कंपनी है तो ऑडिट होना मस्ट है, और ये ऑडिट जो है वो हमको हर साल प्रिपेयर करवाना होगा। ऐसा नहीं कि इस साल करवाएं तो अगला साल छोड़ देते हैं, छोड़ो जाने दो, होगा होगा नहीं होगा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। मस्ट यानी हर एक साल ये ऑडिट वाला जो काम है वो होना ही होना चाहिए। वोटिंग होनी चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं और वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन यानी प्रिपेयर होने चाहिए, बने हुए होने चाहिए। उसके बाद एंड रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन वेरियस सर्टिफिकेट्स फ्रॉम आरओसी, सेबी, ईटीसी, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो एक कंपनी को चलाने के लिए चाहिए होते हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स मिलते कहां से हैं, आरओसी से, सेबी से, इन सब से मिलते हैं। अब आरओसी का मतलब क्या हो गया, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जहां पर हम अपने कंपनी को रजिस्टर्ड करवाते हैं। और जब तक ये आरओसी सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड नहीं करवाएगी तब तक एक कंपनी लीगल कंपनी नहीं कहलाएगी। और भी बहुत सारे नियम है, जिसमें से एक नियम ये भी है कि एक कंपनी को एक साल के अंदर अंदर लगभग 4 बार बोर्ड ऑफ मीटिंग्स बैठानी ही बैठानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम ये नहीं सोचेंगे या फिर हम ऐसा कभी भी नहीं कर सकते हैं कि पूरे साल में एक ही बार बोर्ड मीटिंग्स बुलाएं या बोर्ड मीटिंग्स हो पूरे साल में एक ही बार, तो ये नहीं है। कम से कम 4 बार एक साल में बोर्ड मीटिंग्स का होना कंपलसरी है। तो ये भी इसका एक नियम और कानून और रिस्ट्रिक्शंस के अंदर में आ जाता है, जो कि एक कंपनी का दूसरा और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बनकर कराता है। तीसरा डिसएडवांटेज, डिले इन डिसीजन। मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में भी बताया था, एडवांटेज वाले में भी बताया था कि हमारे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से मैनेजमेंट जो होती है वो डेमोक्रेटिक होती है। मैनेजमेंट बहुत ज्यादा अच्छी हमको देखने को मिलती है कंपनी की, क्योंकि कंपनी के मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं, ये आपको पता है। लेकिन अब जब जहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो भी डिसीजंस लिया जाएगा उनमें देरी होगी ही होगी। और ऐसा भी नहीं है कि रात में मेरे मन में ख्याल आया कि चलो कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बुलाते और बोर्ड मीटिंग रखते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता है। जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो भी मेंबर्स होंगे उनको कम से कम 7 दिन पहले एक इंफॉर्मेशन, एक नोटिस पहुंचना जरूरी है। तभी जाकर कर वो 7 दिन के अंदर अंदर या 7 दिन के बाद जो होगा वो एक मीटिंग होगा। तब आप समझ सकते हो कि एक डिसीजन को, एक मीटिंग को लेने के लिए कम से कम हमारे पास जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो 7 दिन का होगा। तो जाहिर सी बात है कि जो भी अगर डिसीजंस कंपनी में लिए जाएंगे उन डिसीजंस में देरी देखने को मिलेगी। लेकिन सोल ट्रेड में ऐसा नहीं था, क्योंकि उसका मालिक एक ही था, उसको बोर्ड मीटिंग्स बुलाने की आवश्यकता नहीं थी।
वही पार्टनरशिप में भी था कि थोड़ा बहुत लेट होगा लेकिन ज्यादा नहीं होगा। लेकिन कंपनी में डिसीजंस जो होती है वो देरी से लेनी होती, यानी कि ली जाती है, और ये देरी देखने को भी हमको मिलती है, जो कि एक डिसएडवांटेज बनकर कर हमारे सामने आता है। नेक्स्ट वन डिसएडवांटेज हमारे पास कहता है इम्पर्सनल वीक इन्वायरमेंट। इम्पर्सनल वीक इन्वायरमेंट का मतलब क्या हो गया कि देखिए, अब कहता क्या है कि कंपनी में कितने शेयर होल्डर्स हैं और कितने कंपनी में स्टाफ है। क्या कंपनी के शेयर होल्डर्स कभी भी कंपनी के स्टाफ से जाकर कर मिले होंगे? क्या उनमें पर्सनल कांटेक्ट होगा? आंसर आपको पता है, नहीं होगा। ठीक, लेकिन सोल ट्रेड में क्या था कि यानी ओनर जो है वो कस्टमर से भी मिल रहा है, ओनर जो है वो अपने एम्प्लॉयमेंट से भी यानी एम्प्लॉयर से भी मिल रहा है, तो सबसे भी मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है कंपनी में हमको पर्सनल कांटेक्ट देखने को नहीं मिलता है, ये एक डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा डिसएडवांटेज हो गया कि हम लोग कंपनी में काम करवाने के लिए कुछ कुछ प्रोफेशनल्स को, एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं, ये आपको पता है, मैंने आपको एडवांटेज में ऑलरेडी बताया है। तो जब उन प्रोफेशनल्स को, एक्सपर्ट्स को हम हायर करेंगे तो क्या गारंटी है कि वो प्रोफेशनल और एक्सपर्ट्स अपना पूरा पूरा एफर्ट देंगे उस काम को करने के लिए? उनके मन में भी कभी ना कभी तो ये विचार आएगा कि कंपनी के लिए काम हम करेंगे, कंपनी को प्रॉफिट हम करवा के देंगे, लेकिन जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो क्या शेयर होल्डर्स या फिर जो कंपनी के जो मालिक होंगे, क्या हमारे अकाउंट में एक्स्ट्रा पैसा डलवा देंगे सैलरी के अलावा? क्या ऐसा होगा पॉसिबल? ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो इसी कारण से कंपनी का ये एक डिसएडवांटेज बनकर कर आता है कि कंपनी की इन्वायरमेंट जो होती है वो इम्पर्सनल वीक देखने को मिलती है, जहां पर सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि पर्सनल कांटेक्ट नहीं है एम्प्लॉयज के बीच में और साथ साथ कस्टमर्स के बीच में। उसके बाद जो हायर लेवल के जो लोग होते हैं वो लोअर लेवल के लोगों से जल्दी मिलते नहीं है, उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं या उनसे उनका संपर्क भी नहीं होता है। तो ये भी एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बनकर कर हमारे पास सामने देखने को मिलता है। लास्ट वन हमारे पास कहता है लैक ऑफ सीक्रेसी। लैक ऑफ सीक्रेसी का मतलब क्या हो गया कि कंपनी जो है वो अपने सीक्रेट्स को छिपा कर नहीं रख सकती है। कंपनी को अपने अधिकांश सीक्रेट्स जो है वो इस आरओसी को प्रोवाइड करवाने होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कंपनी फंड रेज करने के लिए जो है वो अपने शेयर्स को बांटती है और बेचती है। तो जब एक कंपनी अपने शेयर्स को यानी अपने कंपनी के शेयर्स को निकालेगी बेचने के लिए, बांटने के लिए, तो आखिरकार कुछ तो इंफॉर्मेशन पब्लिक के पास होनी चाहिए कि वो कंपनी जेन्युइन है, नहीं है, वो प्रॉफिटेबल है, नहीं है, कौन सी कंपनी है, उसके अंदर कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे डिटेल्स हैं। तो ये सारे के सारे डिटेल्स जो होते हैं वो आरओसी के पास रह जाते हैं, और आरओसी जो होती है वो यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो होती है वो एक कंपनी के सारे डिटेल्स को अपने पास रखती है। सारे के सारे नहीं कहेंगे, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ सीक्रेट्स और डिटेल्स जो होते हैं वो इस आरओसी के पास रहते हैं, और इस आरओसी के जरिए कोई भी आम इंसान जो है उस पर्टिकुलर कंपनी के डिटेल्स को हासिल कर सकता है। एक पर्टिकुलर वेबसाइट है, एक पर्टिकुलर साइट है जहां पर जाकर कर किसी भी कंपनी का हम जो है वो डिटेल हासिल कर सकते हैं एक पर्टिकुलर फी दे कर यानी एक जो प्लेटफॉर्म जो चार्ज होता है वो चार्ज जब हम प्रोवाइड कराएंगे इसको, तो वो जो है वो एक पर्टिकुलर कंपनी का हमको डिटेल्स प्रोवाइड करवा देगा, जो कि एक डिसएडवांटेज बनकर कर चला आता है, क्योंकि कंपनी के जितने भी सीक्रेट्स हैं वो सीक्रेट्स नहीं रह गए, क्योंकि वो जो है वो आम जनता तक आसानी से पहुंच जा रहे हैं, जो कि एक हमारे पास डिसएडवांटेज बनकर कर सामने आता है। जो कि देखिए लिखता है क्या, एज पर कंपनीज एक्ट द कंपनी इज प्रोवाइड लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू द आरओसी। कंपनीज एक्ट मैंने आपको बता दिया, कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें जो भी कंपनीज जो होती है हमारे इंडिया के अंदर वो उसी कंपनी एक्ट के अंदर आने वाले जितने भी नियम और कानून है उन सभी नियम और कानून को फॉलो करती है और उन्हीं के अंदर काम करती है। और उनमें से एक नियम ये भी कहता है कि कंपनी के जितने भी इंफॉर्मेशन है, जितने नहीं अधिकांश, मैक्सिमम देखिए लिखा लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी मैक्सिमम जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन आरओसी यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास अवेलेबल होते हैं, और इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक। और वहां से यानी आरओसी से जो है कोई भी जनरल पब्लिक एक पर्टिकुलर कंपनी के डिटेल्स को, जानकारी को, इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकती है एक
पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म फी दे कर। तो ये भी एक हमारे पास डिसएडवांटेज बन कर सामने आ जाता है हमारे कंपनी का। तो अभी मैंने आपको लगभग 5 पॉइंट्स बता दिए डिसएडवांटेजेस और डिमेरिट्स या फिर लिमिटेशंस ऑफ कंपनी या जॉइंट स्टॉक कंपनी। अभी आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लीजिए और मेक श्योर कि आप इसको अपने कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से राइट डाउन कीजिएगा। और बाकी का रहा बात हिंदी मीडियम वाले बच्चे, तो आपके बुक में अवेलेबल होगा ये सारे के सारे डिमेरिट्स। अगर अवेलेबल नहीं है या फिर आपके पास बुक नहीं है तो साइड में कहीं पर भी पिक्चर आ रहे होंगे डिमेरिट्स के, आप वहां से जाकर कर लिख सकते हो। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, फिर उस फोटो का स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने पास रख लीजिएगा, तब आप वहां से इसी कंपनी के डिमेरिट्स और डिसएडवांटेज को लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कंपनी के डिसएडवांटेजेस, डिमेरिट्स और लिमिटेशंस को पढ़ा। और आई होप कि आपको ये सारे के सारे यानी पांचों के पांचों पॉइंट्स अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो आप अपने कॉपी में इसको अच्छे तरीके से राइट डाउन भी कर लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले पार्ट पे नए वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको पता है करना है क्या, वीडियो को यहाँ तक देखे हो, ये सारे के सारे पॉइंट्स, मेरी बातें अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते जाइएगा। और लास्ट जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट भी करते जाइएगा। अब हम लोग मिलेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले क्लास पे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।